नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैंने अक्सर देखा है कि मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज को लेकर लोगों में एक बायस है कि ये बिजनेसेस ना तेज नहीं ग्रो कर सकते हैं या अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। पर ये सोच उनकी गलत है। अगर आप सेलेक्टिवली ढूंढोगे तो आपको 5 से 10 नाम आराम से मिल जाएंगे जो अच्छा कर रहे होंगे, या इवन 5-10 से ज़्यादा ही मिल जाएंगे। और स्मॉल कैप्स के कंपैरिजन में उल्टा लार्ज कैप्स और मिड कैप्स में एडवांटेज क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट का, बिजनेस मॉडल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है। मैनेजमेंट और बिजनेस को अच्छे से समझने के लिए आपके पास 3, 4, 5 सालों तक का डेटा होता है। ऐसे में आपका हिट रेशियो बड़ी कंपनीज में ज्यादा रहेगा। और ये अच्छी खासी बड़ी कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं। मार्केट कैप इनका आराम से 35-40 हज़ार करोड़ रुपए से ऊपर है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये साइज में छोटी हैं। छोटी कंपनीज में क्या दिक्कत रहती है कि जैसे आपको ज्यादातर ऐसे नाम मिलेंगे जिनमें ग्रोथ तो अच्छी आ रही है, पर वो हाल ही में मार्केट में आए होंगे या रिसेंट में कुछ ट्रिगर आया होगा। स्मॉल कैप्स में एक्सपेरिमेंटेशन ज्यादा रहता है। तो अब तक हमने अपने चैनल पर अपनी Q2 FY26 रिजल्ट सीरीज के वीडियोस में ज्यादातर स्मॉल कैप बिजनेसेस कवर किए हैं, और आज हम आपके साथ इस रिजल्ट सीरीज की 5वीं वीडियो में हम अलग अलग सेक्टर से 5 मिड कैप बिजनेसेस स्टडी करेंगे जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और जो अपने सेक्टर्स में बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आप एक ग्रोथ या मोमेंटम इन्वेस्टर हो, आपको इन बिजनेसेस को जरूर स्टडी करना चाहिए। पर एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये बिजनेसेस बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं। पहला बिजनेस जो हम स्टडी करेंगे वो है आईटी कंपनी कोफोर्ज। कोफोर्ज की 55 से 60% सेल्स यूएसए, कनाडा वगैरह से आती हैं, और 25 से 30% कंट्रीब्यूशन यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का है। इसमें ये मेनली बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन और होटल सेक्टर्स को केटर करते हैं। इनकी लगभग 40 से 45% सेल्स इंजीनियरिंग सर्विसेज से आती हैं, जिसमें आपके आईटी सिस्टम्स को डिज़ाइन और डेवलप करने से लेके उनका इंटीग्रेशन और मेंटेनेंस सारे ही काम आ जाते हैं। फिर 20 से 25% रेवेन्यू शेयर डेटा और क्लाउड और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट का है। कोफोर्ज को दो चीज़ों का फायदा मिलता है। पहला, इनके ऑर्डर विंस अलग अलग सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो जो सेक्टर अच्छा कर रहा है वहां से इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। मैं इनकी कॉन कॉल सुन रहा था, ये अभी जैसे ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश है। जैसे इनका कुछ सेगमेंट्स में हाइपर स्पेशलाइजेशन है जो इनके हित में काम करता है, जैसे कई अन्य आईटी कंपनियां साधारण आईटी सर्विसेज देती हैं। इस पर इनके मैनेजमेंट ने एक चीज और बोली है कि ऑल्दो मार्केट एआई की तरफ शिफ्ट तो हो रहा है, पर अभी भी ना मार्केट एआई की डीप इंजीनियरिंग नहीं समझ रहा है। ऐसे में वो कंपनियां जो एआई और हाइपर स्पेशलाइजेशन को कंबाइन कर पाएंगी वो अच्छा काम करेंगी, और कोफोर्ज अभी इस पर काफी ज्यादा काम कर रहा है। इसी दिशा में इनको मेगा ऑर्डर्स भी मिले हैं। पूरे FY25 में इन्हें 14 बड़े ऑर्डर्स मिले थे, पर मैनेजमेंट ने बताया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के अब तक 6 महीनों में ये 10 बड़ी डील्स जीत चुके हैं। तो आप देख रहे हो ना कैसे लार्ज कैप आईटी स्पेस में एक तरफ बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है, टीसीएस, इन्फोसिस, कहीं ग्रोथ नहीं है और उल्टा ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ कोफोर्ज को नए ऑर्डर्स मिलते आए हैं। तो ओवरऑल कोफोर्ज को पिछले 3 क्वार्टर्स में कई नए ऑर्डर्स मिले हैं। जैसे सिर्फ Q4 FY25 में, माने कि जनवरी से मार्च के महीनों में, इन्होंने 17,500 करोड़ के नए ऑर्डर्स जीते थे। ये नंबर्स डॉलर्स में हैं, पर आपको एक अंदाजा लग रहा होगा, जैसे आप देख रहे होगे कि ये बार कितना लंबा जा रहा है। ऐसे ही इस Q1 और Q2 में, माने कि अप्रैल से सितंबर के महीनों में, इन्हें हर क्वार्टर फिर से 4,200 से 4,500 करोड़ के बीच में ऑर्डर्स मिले हैं। इन बैक टू बैक नए ऑर्डर्स की वजह से कोफोर्ज की ऑर्डर बुक पिछले साल से 27% बढ़ी है। इनका मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट भी लगता है। जैसे अगर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल सुनोगे तो आपको एक खुद अंदाजा लग जाएगा कि इनका मैनेजमेंट अभी काफी ज्यादा बुलिश है। उन्होंने तो बोल दिया है कि वो आराम से अगले 3-4 सालों तक ऐसी ग्रोथ लाते रहेंगे जैसी अभी आ रही है। तो इसी दिशा में हम लोग रिजल्ट्स देख लेते हैं। Q2 माने कि इन जुलाई से सितंबर के महीनों में इनकी सेल्स पिछले साल से 32% बढ़ी हैं। एबिट मार्जिन में बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला है। मार्जिन पिछले साल 11.6% से 14% हो गई है। इस वजह से आप देखोगे प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छी आई है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 75% ग्रो किया है। मैनेजमेंट का आगे 14% एबिट मार्जिन मेंटेन करने का गाइडेंस है। वो मार्जिन से ज्यादा ग्रोथ पर फोकस कर रहे होंगे, पर साथ में इस पे भी फोकस रहेगा कि कम से कम 14% एबिट मार्जिन बनी रहे, और इनका पूरे साल के लिए भी यही 14% एबिट मार्जिन का टारगेट है। और इधर लिखा नहीं है, पर अब कोफोर्ज क्योंकि एक आईटी कंपनी है, इनके फ्री कैश फ्लोज बहुत स्ट्रांग है।
कंपनी ने जो इस क्वार्टर लगभग 425 करोड़ के आसपास मुनाफा कमाया है, उसका 80-85% पूरा प्रॉफिट कैश में है। माने कि वो प्रॉफिट गल्ले में आया है, वो पैसा गल्ले में आया है। इन्होंने सिग्निटी टेक्नोलॉजीज नाम की एक स्मॉल कैप आईटी कंपनी खरीदी थी, उसका भी इन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। सिग्निटी से इनके पास अच्छा स्टाफ आया है और उस कंपनी के टॉप 3 क्लाइंट्स ने कोफोल्ज को बड़े ऑर्डर्स भी दिए हैं। इसलिए कोफोल्ज अभी पूरे आईटी सेक्टर में एक बहुत अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा बिज़नेस है, जिसे आपको भी एक बारी खुद से स्टडी करना चाहिए। पर शायद से आपको वैल्यूएशन थोड़ा इसका प्रीमियम लगेगा। स्क्रीनर जैसे आपको अभी 50 का पीई बताएगा। पर अब क्योंकि ये तेज़ ग्रो कर रहा है, मार्जिन्स एक्सपैंड कर रहे हैं, इसलिए अगर आप इनका फॉरवर्ड पीई निकालेंगे ना, इस साल के अंदाज़न मुनाफ़े पर, तो ये बिज़नेस अभी 35 से 40 के पीई पर अवेलेबल है। मिड कैप्स में अगला प्लेयर जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है कल्याण ज्वेलर्स। आपको पता ही होगा कि कल्याण ज्वेलरी रिटेलर है। ये अपने स्टोर से ज्वेलरी बेचने के बिज़नेस में है। इनके पूरे भारत में 300 कल्याण स्टोर्स और 96 कैंडियर शोरूम्स, मतलब टोटल 400 के आसपास शोरूम्स हो गए हैं। इसके अलावा इन्होंने मिडिल ईस्ट में भी 38 शोरूम्स खोले हैं। कल्याण शोरूम्स आपके रेगुलर बड़े ज्वेलरी स्टोर्स होते हैं, जहां सब टाइप की ज्वेलरी मिलती है। कैंडियर स्टोर्स डेली वेयर और बजट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा है। ये 1 लाख रुपए से कम की लाइट वेट ज्वेलरी रहती है। इनके ज़्यादातर सेल्स और प्रॉफिट्स जो हैं, वो कल्याण के स्टोर से आते हैं और इनका इस साल के अंत तक भारत में 362 कल्याण स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में 43 कल्याण स्टोर्स और कैंडियर के टोटल 153 स्टोर्स करने का टारगेट है। इसके अलावा कल्याण भविष्य में ग्रोथ के लिए नए रीजनल ब्रांड्स भी लॉन्च कर रहा होगा। इनका इस साल 5 रीजनल ब्रांड स्टोर्स खोलने का टारगेट है। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। इसके पीछे इन्होंने लॉजिक क्या दिया है कि जो आपके कॉर्पोरेट ज्वेलरी रिटेलर्स हैं, जैसे तानिष्क या कल्याण हो गए, यहाँ पर ना थोड़ा प्रीमियम कस्टमर ज़्यादा जाता है, क्योंकि इनकी पोजीशनिंग हल्की-सी प्रीमियम हो जाती है। पर अभी भी टियर 2, टियर 3 के छोटे शहरों में तो काफ़ी सारा जो आपका कस्टमर है ना, वहाँ के इंडिविजुअल सोनारों के पास जाता है या छोटे सोनारों के पास चला जाता है। इनका कहना है कि ये रीजनल ब्रांड्स लाने से ये निचले वर्ग के कस्टमर को भी टारगेट कर पाएँगे और ऐसे ये दोनों सेगमेंट्स में खेल पाएँगे। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैं कहूँगा। अभी इसका इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, पर लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। बाकी कल्याण ने आगे के लिए भी अपने ग्रोथ प्लान्स शेयर किए हैं। अगले साल के लिए माने कि एफवाई 27 तक ये लगभग कल्याण के टोटल 500 स्टोर्स करना चाहते हैं और कैंडियर के 233 स्टोर्स करने का टारगेट रहेगा इनका और रीजनल स्टोर्स को डबल करके ये 5 से 10 कर लेंगे। यहीं पर इन्होंने अपने डेट रिडक्शन के प्लान्स भी शेयर किए हैं। कंपनी अपना डेट कम करने पर काम कर रही है। मार्च के अंत में इनके पास 880 करोड़ का लगभग लोन था और इनका टारगेट है कि इस साल के अंत तक इसको आधा पे करके 400 करोड़ कर लेंगे, जो इनका डेट है। और फिर अगले साल वो 400 करोड़ पे करके कंपनी डेट फ्री हो जाएगी। यहाँ पे आपको जीएमएल को नहीं देखना है। जीएमएल मतलब आपका गोल्ड मेटल लोन्स। होता क्या है कि जो आपकी ज्वेलरी कंपनियाँ होती हैं, वो गोल्ड में डील करती हैं। तो इतना सब सोना या इन्वेंट्री खरीदने के लिए ये लोग गोल्ड मेटल लोन्स लेते हैं। हम लोगों को नॉन जीएमएल पोर्शन देखना है। तो एफवाई 27 के अंत तक कल्याण डेट फ्री हो जाएगा। अभी अगर हम इनका स्टोर काउंट एक्सपेंशन रेट देखें, तो एफवाई 26 के लिए कुछ 30% बनता है और एफवाई 27 के लिए कुछ 25% के आसपास निकल कर आता है। मतलब कल्याण अपने स्टोर्स ही हर साल 25 से 30% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है, बिकॉज़ अगर आपको किसी भी रिटेल बिज़नेस की ग्रोथ देखनी है कि वो बिज़नेस कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है या ग्रो कर सकता है, तो आप बस क्या करो, आप स्टोर एक्सपेंशन रेट में एसएसजी ऐड कर दो। मतलब कि हर साल वो कितने स्टोर्स ऐड कर रहे हैं और उनके जो ऑलरेडी जो स्टोर्स हैं, उनमें कितनी सेल्स ग्रोथ आ रही है। तो इनका एसएसजी भारत में 16% रहा है। ऐसे में 25 से 30% स्टोर एक्सपेंशन रेट प्लस ये 15-16% एसएसजी, आपका 35 से 40% के आसपास की ग्रोथ बनती है। तो मोटा-मोटी इस बिज़नेस में आराम से अपनी सेल्स 30 से 40% के रेट से ग्रो करने का पोटेंशियल है और मिड कैप्स में आपको बहुत ही कम ऐसे बिज़नेसेस मिलेंगे जो अपनी सेल्स 30 से 40% के रेट से ग्रो कर पाएँ, वो भी कंसिस्टेंटली। इसी दिशा में इनके आप रिजल्ट्स देखोगे तो वो भी अच्छे ही रहे हैं। सेल्स इनकी पिछले साल से 30% बढ़ी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट 34% बढ़ा है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है बढ़िया, तो एबिटा इनका पिछले साल से 56% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट पिछले साल से डबल हो गया है। पर ये ट्रू पिक्चर नहीं है, बिकॉज़ आपको याद होगा पिछले साल सरकार ने सोने पर इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर दी थी, जिस वजह से सोना आपका सस्ता हो गया था और ज्वेलरी कंपनियों को इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ा था। तो उसका इफेक्ट हटा दें, नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी 40% के आसपास होगी, तो वो भी ग्रोथ बहुत अच्छी है। अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं।
तो H1 में इनकी सेल्स मोटा-मोटी 30% बढ़ी हैं। H2 ज्वेलरी कंपनियों के लिए अच्छा होता है क्योंकि शादी का सीज़न रहता है, पर फिर भी अगर हम H1 की ही ग्रोथ लेकर चलें कि ये लोग 30% सेल्स ग्रोथ ला रहे होंगे, तो इस पूरे साल कंपनी 32,500 करोड़ के आसपास की सेल ला सकती है। H1 में नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.5% थी, मार्जिन्स में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। H2 के लिए 4% मार्जिन लेकर चलें, तो पूरे साल के लिए इनकी मार्जिन एवरेज होके 3.75% रह सकती है, या मतलब आपकी पौने 4% बनेगी। ऐसे में FY26 के लिए कल्याण 1200 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कर ले जाएगा, जिस पर इनका फॉरवर्ड पी 40 से 45 की रेंज में निकल कर आता है, जो कि एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन है रिटेल ज्वेलरी सेक्टर में। बाकी ज्वेलरी बिजनेस की बात हो रही है, तो आप सबके माइंड में ना एक क्वेश्चन तो होगा ही कि सोने के दाम बढ़ने की वजह से इनकी सेल्स पर फर्क पड़ सकता है। तो ओवरऑल देखिए डिमांड स्ट्रांग है, और ये बात कई लोग नहीं समझते हैं कि जो ज्वेलरी कंपनियां होती हैं वो गोल्ड ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाती हैं, बल्कि मेकिंग चार्जेस पे कमाती हैं। जब गोल्ड रेट बढ़ता है तो ये एज अ परसेंटेज ऑफ सेल ही कमा रही हैं, इसलिए दाम बढ़ा, इनका मेकिंग चार्ज का पोर्शन भी बढ़ जाएगा, वहाँ वैल्यू ग्रोथ आ गई। और दाम गिरने पर क्या होता है, लोग ज्यादा मात्रा में सोना खरीदने लगते हैं, तो वहां पर इनको वॉल्यूम बेनिफिट मिल जाता है। तो कल्याण भी एक अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस है, जिसे आपको खुद से स्टडी करना चाहिए। ज्वेलरी एज अ सेक्टर में बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है, और कल्याण इसमें आपका सबसे तेज ग्रो कर रहा बिजनेस है। कल्याण के बाद तीसरा बिजनेस जिसके मिड कैप स्पेस में अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वो है 361 वैम। 361 वेल्थ मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट सेक्टर में है। ये एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। तो हम लोग पहले इनके बिजनेस सेगमेंट्स समझ लेते हैं, इनसे आपको ना इनके रिजल्ट्स एनालाइज करने में मदद मिलेगी। तो बहुत आसान भाषा में समझें, 361 वैम करता क्या है कि ये करोड़पतियों और अरबपतियों को वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। ये उनके लिए अलग-अलग तरह के इन्वेस्टमेंट फंड्स और पीएमएस चलाते हैं, उनको अन्य इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी देते हैं। 361 के म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो ये इनका एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस हो जाता है। इनका एक दूसरा सेगमेंट भी है जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है। इसमें ये क्या करते हैं, इसमें ये कंपनियों के लिए आईपीओज लाने का काम करते हैं, उनको फंडिंग उठाने में मदद करते हैं। ये इनके दो बिजनेस सेगमेंट्स हो गए, एसेट मैनेजमेंट और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट या इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग। वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट बिजनेस रिकरिंग रेवेन्यू लेकर आता है। रिकरिंग रेवेन्यू मतलब कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, इनकी कमाई होगी। आप देखते होंगे कि मार्केट्स कैसा भी परफॉर्म करें, म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड्स आपसे फीस चार्ज करते ही रहेंगे। यहाँ से हो रही जो कमाई होती है ना, उसको एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बोलते हैं, और ये इनका नॉन साइक्लिकल बिजनेस रहता है। ट्रांजैक्शनल और ब्रोकिंग इनकम बुल मार्केट्स के दौरान ज्यादा होती है, क्योंकि इस समय ज्यादा क्यूआईपीज आएंगी या ज्यादा कंपनियां अपने आईपीओज लेकर आती हैं। वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में एक अच्छा बिजनेस वो है जो साइक्लिकल से नॉन साइक्लिकल बिजनेस की तरफ जा रहा है। माने कि जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू है, उसका टोटल इनकम में शेयर बढ़ता जा रहा है या कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे हम इस स्क्रीनशॉट में देखेंगे, तो इनका एयूएम पिछले साल से 22% बढ़ा है। ये वो पैसा है जो ये अपने क्लाइंट्स के लिए मैनेज करते हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकता है, या पीएमएस या हेज फंड्स में भी हो सकता है। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू पिछले साल से 39% ग्रो किया है। ये नंबर हल्का ज्यादा लगेगा क्योंकि इन्होंने ना यूबीएस इंडिया का वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस खरीदा है। ट्रांजैक्शन और ब्रोकिंग इनकम 9% बढ़ी है। यूबीएस के अलावा 361 ने बाटलीवाला और कररानी सिक्योरिटीज का भी एक्विजिशन किया है। बीएनके के आने से ये ब्रोकिंग इनकम बढ़ी है। टोटल इनकम या सेल्स 30% बढ़ी हैं, और नीचे आके आप देखोगे नेट प्रॉफिट पिछले साल से 28% बढ़ा है। ओवरऑल ये अच्छे रिजल्ट्स हैं। रिकरिंग रेवेन्यू का शेयर जो पिछले साल 67% था, वो बढ़ के 73% हो गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी 49% पर चल रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये इसे आगे कम करके 47 से 48% इस साल, और अगले साल 45 से 46% पर ला रहे होंगे। इससे आगे चल के हमें मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, और जैसे जैसे यूबीएस इंडिया और बीएनके के बिजनेसेस कंसोलिडेट होंगे, तो हमें आगे चल के अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। वेल्थ मैनेजमेंट एक काफ़ी अच्छा आपका हाई ग्रोथ सेक्टर है। मार्केट मूवमेंट्स की वजह से पिछले 1 साल तो टेम्पररी स्ट्रेस था, पर लॉन्ग टर्म टेलविंड यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी भारत में स्टॉक मार्केट और वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट्स में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, और करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब देश अच्छा ग्रो कर रहा होता है ना, तो वहाँ फाइनेंशियलाइजेशन बहुत तेजी से होता है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं, आप देखोगे कि पिछले 1 डेढ़ साल से एचएनआईज कितना ज़्यादा प्री आईपीओ और एसएमई कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे हैं, और फिर उनके लिए अलग से प्री आईपीओ फंड्स भी आए हैं। ऐसे ही इधर आप देखोगे तो एफआईआईज का पैसा
24% सीएजीआर के रेट से ग्रो करता आया है पिछले 5 सालों में। ऐसे ही हेज फंड्स और पीएमएस के एसेट्स अंडर कस्टडी 50% सीएजीआर से बढ़े हैं। वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट अगले 5 सालों में 3 गुना हो जाएगा और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट मार्केट मतलब कि स्टॉक मार्केट के अलावा बाकी इन्वेस्टमेंट्स वाला मार्केट अगले 10 सालों में 5 गुना हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा तेज़ ग्रो कर रहा सेक्टर है। पर देखिए, ये तीनों बिज़नेसेस जो हमने डिस्कस किए, कोफोर्ज, कल्याण या 361, ये तीनों या कोई भी बिज़नेस जो हमने अपनी Q2 FY26 रिजल्ट सीरीज़ में अब तक कवर किया है, वो अभी अच्छा है क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। लेकिन बिज़नेसेस और मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि कब ये खराब हो जाएँगे, ये कोई नहीं बता सकता है। कब किसी में मैनेजमेंट चेंज हो जाए, फ्रॉड हो जाए या फिर अपने दिए हुए टारगेट्स को ही मैनेजमेंट पूरा ना कर पाए। इसलिए किसी नेगेटिव इवेंट होने पर बिज़नेसेस से तुरंत एग्ज़िट भी करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़िट पॉइंट समझना एंट्री पॉइंट समझने से ज़्यादा ज़रूरी होता है इन्वेस्टर्स के लिए। वरना आप देखोगे कि आपके जो लॉसेस हैं, वो बढ़ते जाएँगे या अगर आप किसी कंपनी में प्रॉफ़िट्स में हो और आपने टाइमली एग्ज़िट नहीं लिया, तो आप देखोगे आप अपने सारे प्रॉफ़िट्स खो दोगे और मार्केट की सारी कंपनियाँ नहीं, आपको कम से कम अपने पोर्टफोलियो के बिज़नेसेस को तो ट्रैक करना पड़ेगा। इसके लिए हमने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है। इस कम्युनिटी में हम माइक्रो कैप, स्मॉल कैप से लेकर लार्ज कैप तक 150 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे टॉप बिज़नेसेस को ट्रैक करते हैं। उनके रिजल्ट्स स्टडी करके, उनको इन डेप्थ स्टडी करके आपको आसान भाषा में समझाते हैं। साथ ही उनके वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सब पर डिस्कशन होता है। यहाँ हम पोर्टफोलियो एलोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट जैसे कई अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी सिखाते हैं और अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं। हाँ, लेकिन हम किसी भी कंपनी पर बाय सेल कॉल्स नहीं देते हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। हमारा काम सिर्फ आपको सही और पूरी इन्फॉर्मेशन देना है कंपनीज़ पर। पर ध्यान रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं। ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये कम्युनिटी जॉइन करने में, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, वरना हमने इसी का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। आप उस लिंक से हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं। हमारी लिस्ट पर अगला बिज़नेस है अपार इंडस्ट्रीज़। अपार पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में काम करता है और ये ऐसे कंडक्टर्स या हाई टेंशन लाइन्स बनाता है, जो बिजली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपने शहरों से दूर देखे होंगे। इसके अलावा अपार इंडस्ट्रीज़ पावर, रेलवेज़, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स के लिए केबल्स भी बनाता है और ये ट्रांसफ़ॉर्मर्स में जाने वाले स्पेशलिटी ऑयल्स भी बनाते हैं। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है ट्रांसफ़ॉर्मर्स ऑयल सेगमेंट में और इनका पावर ट्रांसफ़ॉर्मर्स में 60% मार्केट शेयर है। इनके रिज़ल्ट्स देख लेते हैं। सेल्स इनकी आप देखोगे पिछले साल से 23% बढ़ी हैं और नेट प्रॉफ़िट में अच्छी 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। माने कि बिज़नेस को थोड़ी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिली है। कंसोलिडेटेड लेवल पर एबिटा मार्जिन्स स्टेबल रहे हैं। सेगमेंट वाइज़ परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो इनके कंडक्टर डिवीज़न ने 16% की वॉल्यूम ग्रोथ रिकॉर्ड करी है। सेल्स ग्रोथ आपको ज़्यादा लगेगी 35%, पर पिछले 1 साल में एल्यूमीनियम और कॉपर के दाम बहुत तेज़ी से ऊपर गए हैं। कंडक्टर्स इन्हीं से बनते हैं, इसलिए आपको टॉप लाइन में ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। एबिटा पर टन 4.4% इम्प्रूव हुआ है। कंपनी पिछले 2-3 क्वार्टर से ये हाई मार्जिन्स पर काम करती आई है। अपार का लगभग 50% बिज़नेस कंडक्टर से होता है और 25-25% शेयर लगभग स्पेशलिटी ऑयल्स और केबल्स का है। स्पेशलिटी ऑयल सेगमेंट्स में कुछ खास ग्रोथ नहीं थी क्योंकि ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को ना उनके पार्ट्स सिक्योर करने में दिक्कत आ रही है, जिस वजह से इस सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन आया है। हालाँकि डोमेस्टिक मार्केट में अच्छी 13.6% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है और आखिरी में इनके तीसरे केबल सेगमेंट में भी अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। सेल्स पिछले साल से 25% और एबिटा 32% ग्रो किया है। अपार के नंबर्स थोड़े इस वजह से भी अच्छे हैं क्योंकि यूएसए में प्री बुकिंग हुई है। आप नीचे देखोगे कि यूएस एक्सपोर्ट सेल्स 121% ग्रो हुई हैं। टैरिफ्स लगने वाले थे तो वहाँ कंपनियों ने जितना हो पाए एडवांस में केबल्स और कंडक्टर्स खरीद के डिलीवरी ले ली, पर अभी नए ऑर्डर्स होल्ड पर रख दिए गए हैं। ऐसी अफवाहें भी चल रही हैं कि जल्द ही ट्रेड डील अनाउंस कर दी जाएगी। ऐसे ही कॉपर प्राइसेस में जो रैली हुई थी, उसकी वजह से भी कई पावर कंपनियों ने अपने ऑर्डर्स होल्ड पर रख दिए हैं। सिर्फ वही ऑर्डर्स पूरे किए जा रहे हैं जो पुराने कॉपर प्राइसेस पर सेट किए गए थे। अपार का Q3 हल्का सा ठंडा जा सकता है।
जिसका आपको ध्यान रखना है। ये एक रिस्क रहेगा इस बिज़नेस में। पर नवंबर और दिसंबर से फिर से सेक्टर तेज़ी पकड़ लेगा, क्योंकि पावर सेक्टर में नवंबर, दिसंबर से लेकर मार्च का समय फ़ोकस में रहता है, जब बहुत तेज़ी से ऑर्डर्स एग्ज़ीक्यूट किए जाते हैं। और इस साल मॉनसून्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थे, तो Q2 में काम अफ़ेक्ट हुआ था, तो उसका भी कंपनसेशन हो रहा होगा अगले क्वार्टर में। अपार में मीडियम से लॉन्ग टर्म में कई ट्रिगर्स हैं, जो कि इसको फ़ोकस में रखेंगे। हुआ क्या है कि ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर्स के आने से दुनिया भर के देशों को अपने पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेहतर करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही हैं। नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई जा रही हैं, पुरानी ट्रांसमिशन लाइन्स को रिप्लेस किया जा रहा है। तो ओवरऑल सेक्टर में बहुत अच्छी डिमांड है। यहाँ यूएस इनके लिए एक हाई ग्रोथ, हाई मार्जिन मार्केट है। अगर टैरिफ्स हटते हैं जल्द ही, तो वो अपार में एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। मैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ रहा था, जिसमें इन्होंने बताया कि पावर स्टेशंस में कैपेसिटी एडिशन पिछले साल से 74% बढ़ा है। ये हमको बताता है कि कितना तेज़ी से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो ओवरऑल मैनेजमेंट ने कहा है कि ग्रोथ वाइज़ बिज़नेस में कोई दिक्कत नहीं है। Q3 में थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, पर मीडियम टर्म में इनका भारत बिज़नेस बढ़िया 20% के रेट से ग्रो करते रहना चाहिए। इसके अलावा सेक्टर में ग्रोथ को देखते हुए अपार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रहा है। इस साल ये अपने तीनों डिवीज़न्स में 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो ऑन ट्रैक चल रहा है। पाँचवाँ और आखिरी बिज़नेस जो हम स्टडी करेंगे वो है एमसीएक्स। एमसीएक्स को हम 1 साल से ज़्यादा से अपनी कम्युनिटी में ट्रैक करते आए हैं। ये कंपनी बीएसई और एनएसई की तरह एक्सचेंज प्लेटफ़ॉर्म चलाती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए, उनके फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए। इस पर गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस वगैरह के फ्यूचर और ऑप्शंस बनते और ट्रेड होते हैं। एमसीएक्स एक मोनोपोली बिज़नेस भी है इनका, क्योंकि कमोडिटी फ्यूचर्स में 99% मार्केट शेयर है। एमसीएक्स अब क्योंकि एक प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस है, तो यहाँ ट्रेडिंग वॉल्यूम या टर्नओवर बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे बीएसई या एनएसई में जितने ज़्यादा स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, उतनी ज़्यादा ब्रोकरेज बनती है। ऐसे ही एमसीएक्स पर जितने ज़्यादा फ्यूचर्स और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे, उतना ज़्यादा इनका रेवेन्यू बनेगा। और जैसे-जैसे इंडिया डेवलप करेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, तो देश में एनर्जी, मेटल्स, एग्री कमोडिटीज़ का और ज़्यादा कंज़म्पशन होगा। इनकी डिमांड बढ़ेगी, तो ये और ज़्यादा ट्रेड होंगे। इस वजह से इनके और ज़्यादा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होंगे, क्योंकि कंपनीज़ और कमोडिटी ट्रेडर्स को हेजिंग से अपना रिस्क कम करना होता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म टेलविंड है एमसीएक्स में। इनकी लगभग 1/3 सेल्स फ्यूचर्स और बाकी 2/3 ऑप्शंस ट्रेडिंग से आती हैं। आप देखोगे डेली एवरेज टर्नओवर फ्यूचर्स का पिछले साल से 55% ग्रो किया है और ऑप्शंस का 25%। इसमें बुलियन माने कि गोल्ड का टर्नओवर सबसे ज़्यादा बढ़ा है, गोल्ड रैली की वजह से, जिसका एमसीएक्स को फ़ायदा भी मिला है। पर यहाँ एक चीज़ जो मुझे नहीं पसंद आई कि आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्नओवर में कुछ खास ग्रोथ नहीं है। माने कि एमसीएक्स का बिज़नेस पिछले साल से तो अच्छा ग्रो किया है, पर अगर हम जुलाई से सितंबर की परफॉर्मेंस को अप्रैल से जून के महीनों की परफॉर्मेंस से कंपेयर करेंगे, तो नंबर्स में ग्रोथ नहीं है। इसी दिशा में आप देखोगे कि सेल्स और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 31% और 29% ग्रो हुए हैं। तो ओवरऑल ये अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर यहाँ पर भी आप वही चीज़ नोटिस करोगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आई है। तो ये एक चीज़ है जो आपको इनके Q3 रिजल्ट्स में भी मॉनिटर करनी पड़ेगी कि कहीं ये चीज़ एक्सटेंड तो नहीं हो रही कि फ्लैट ग्रोथ आ रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बाकी भविष्य को लेकर एमसीएक्स का मैनेजमेंट अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। ये हाल ही में गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स के लिए इंडेक्स, सिल्वर ऑप्शंस और निकल फ्यूचर्स और मिनी एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे कई नए लॉन्चेस लेकर आए हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। ये नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आगे इनके लिए ग्रोथ रेट बनाकर रख सकते हैं। दूसरी तरफ डिमांड भी अच्छी है। धीरे-धीरे सरकार भी कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर लीनिएंट हो रही है। एफपीआईज़ और म्यूचुअल फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का भी पार्टिसिपेशन कमोडिटी ट्रेडिंग में बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छा मोनोपोली बिज़नेस है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, उसके लिए आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको टर्नओवर की ग्रोथ और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस को ट्रैक करना है बस। वो एमसीएक्स के लिए ज़रूरी ट्रिगर्स हैं। वैल्यूएशन आपको हाँ, थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर जो आपके एक्सचेंज बिज़नेसेस होते हैं, वो अक्सर थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशंस पर ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनमें एक तरह का मोट होता है। अब तक हम Q2 FY26 रिजल्ट सीरीज़ में कुछ 20 से 25 स्मॉल कैप और मिड कैप बिज़नेसेस कवर कर चुके हैं, जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इस सीरीज़ में हम अपनी अगली वीडियो में माइक्रो कैप या पेनी बिज़नेसेस कवर करने का सोच रहे हैं। यहाँ भी हमने कई बिज़नेसेस को देखा है, जो अच्छा कर रहे हैं और जिनके वैल्यूएशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको छोटी कंपनियों में इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट्स में माइक्रो लिख दीजिए। इससे हमें आप सबके इंटरेस्ट का पता चलेगा
और अपनी अगली वीडियो में हम माइक्रो कैप बिज़नेसेस पर डिस्कशन कर रहे होंगे। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे लिए आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स ही मोटिवेशन है, ताकि हम आपके लिए ऐसी हर हफ्ते हाई क्वालिटी रिसर्च वीडियोज़ लाते रहें। साथ में आप ऐसे फ्यूचर एनालिसिस मिस ना कर दो, उसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।